वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल अगेन। और मेरा चैनल डील कर रहा है विद यूजीसी एनटीए नेट सेट जेआरएफ एजुकेशन के साथ, जो है पेपर नंबर 2। और हमने स्टार्ट कर दी है अपनी यूनिट 6 जो है रिसर्च इन एजुकेशन, और उसका बी सेक्शन हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत शॉर्ट में। ओके, मैं आपको पॉइंट वाइज आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि कंटेंट बहुत बल्क में है जो आप पढ़ नहीं सकते हैं। स्मॉल स्मॉल मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए हैं, अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत थॉरली समझ आएंगे, और इनको आपने डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर अपनी आने वाली वीडियोस में दूंगी। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंटली वॉच वीडियोस। मेरी वीडियोस को आप कंसिस्टेंटली वॉच करें, क्योंकि मैं एक पैटर्न में आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट इज मेक टाइम टेबल। यस, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो हमारे पास 1 मंथ है, ठीक है। अगर दिसंबर में होता है तो 3 मंथ है, और आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कम से कम 3 मंथ तो चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ ही आपने पी वाई क्यूज एमसीक्यूज भी करने हैं, क्योंकि कंटेंट से हमारा 60% सिलेबस कवर होता है। और पी वाई क्यूज एंड एमसीक्यू अगर हम कर लेते हैं तो 40% सिलेबस हमारा वहां से कवर हो जाएगा। तब भी हमारा 100% जो सिलेबस है कवर होता है। अगर आप पी वाई क्यूज नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंटेंट में नहीं है लेकिन आपको पी वाई क्यूज में मिल जाएंगे। तो आपने दोनों चीज़ों को करना है, कंटेंट भी करना है एंड पीवाईक्यूज भी करने हैं। ओके, और पीवाईक्यूज में मैं जल्दी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस ढूंढनी पड़ेंगी। एंड चलिए देखते हैं कि क्या आप हमने टॉपिक्स करने हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक्स करवा दिए थे, दैट आर वेरिएबल, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स एंड टाइप ऑफ वेरिएबल। इतना पोर्शन हमने कर लिया था। आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कंसेप्ट, क्या सोर्सेस है हाइपोथेसिस के, और क्या क्या टाइप्स हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हाइपोथेसिस की। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च हम सोच ही नहीं सकते। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम लेनी पड़ती है। हमने प्रॉब्लम लेके चल रहे थे कि डज पॉल्यूशन इफेक्ट एनवायरनमेंट, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, और इसके ऊपर हमने 2 हाइपोथेसिस बनाए थे, दैट वर H1 एंड H0। H0 होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, जिसमें हमने नो का केस लिया था। हमने कहा था कि पोल्यूशन डज नॉट इफेक्ट एनवायरनमेंट, और बाद में हम इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली H1 वाज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इसमें हम यस का केस लेके चलते हैं कि यस, पोल्यूशन डज इफेक्ट इन्वायरमेंट। और फिर इसके ऊपर ही सारा का सारा एक्सपेरिमेंट होता है, डाटा एनालिसिस होता है एंड कंक्लूजन निकल जाता है। तो अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। हमने हाइपोथेसिस में ही अपना सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं पे लिख दिया है कि पोल्यूशन डज इफेक्ट इन्वायरमेंट। ओके, now, it is a formal statement regarding the expected relationship between two or more variable in a specific population. अगर एक specific population की बात करें तो उसके regarding हमने एक formal statement बता दिया है कि क्या क्या relationship है between variables। अब वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पे पहले से ही टेंटेटिव स्टेटमेंट बता देते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने प्रॉब्लम ली थी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज a hypothesis is a specific statement of prediction. यस, हाइपोथेसिस के अंदर ही हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या निकल के आएगा। इट इज डिस्क्राइब्ड इन अ कंक्रीट टर्म्स व्हाट रिसर्चर एक्सपेक्ट टू हैपन इन हिज और हर स्टडी। जो हमारा हाइपोथेसिस है वही हमें कुछ ना कुछ बता देता है कि रिसर्चर क्या स्टडी करने वाला है। It is tentative solution or explanation or a guess or assumption or a statement of the problem facing by the researcher. कहीं ना कहीं पे हाइपोथेसिस ही हमें सारी की सारी थ्योरी के बारे में बता देता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम जो थ्योरी है वो कंडक्ट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, और क्या सोल्यूशन निकल के आएगा। इट इज स्टेटेड एज क्लियरली एंड कंसाइजली एज पॉसिबल। यस, हाइपोथेसिस जब भी आपने लिखना है आपने बहुत क्लियरली और बहुत कंसाइजली लिखना है।
ताकि जो भी उसको पढ़े वो अच्छी तरीके से उसको समझ पाए। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस इन ऑपरेशन एंड मेजरमेंट टर्म्स। यस, जो हाइपोथेसिस है वो रिलेशनशिप बिठाता है बिटवीन ऑपरेशनल एंड मेजरेबल टर्म्स। क्या ऑपरेशंस हमने लगाने हैं और क्या हमारी मेजरेबल टर्म्स है, किनको हम मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रोडिक्ट आउटकम। हम आउटकम के बारे में पहले से ही रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हमारे हाइपोथेसिस। ओके, next is it is well stated, well defined, must also be tested, well formulated and stated। जब भी हाइपोथेसिस लिखेंगे तो आपने वेल स्टेटेड फॉर्म में लिखना है, वेल डिफाइंड लिखना है, कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। आपका जो स्टेटमेंट है बहुत कंसाइज सिंपल होना चाहिए और समझ आना चाहिए, जो भी आपको जो हाइपोथेसिस है उसको पढ़ेगा उसको आपने बहुत तरीके से वेल फॉर्मुलेट करना है, उसको अच्छे तरीके से स्टेट करना है। ये बात हुई हाइपोथेसिस के कंसेप्ट की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज सोर्स। अब हम ये हाइपोथेसिस लेके कहाँ से आएंगे, हमारे पास आइडिया कहाँ से आएगा कि इस तरीके का हाइपोथेसिस बनाया जाए। अगर मैंने पोल्यूशन की बात करी थी तो हमने कहा बनाया था पोल्यूशन अफेक्ट इन्वायरमेंट। ये जो हाइपोथेसिस है कहाँ से आया, ये आया हमारे इन्वायरमेंटल फील्ड से। वहां पे हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम कन्फ्रंट की है जिसकी वजह से हमारे पास आइडिया आया है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकती हूँ कि जो पोल्यूशन है वो कितना इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है और किस तरीके से हम पोल्यूशन को रिड्यूस करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट है जो वो क्लियर रहे, साफ रहे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जनरल कल्चर इन विच साइंस डेवलप। उस कल्चर से इसका सोर्स आएगा जहाँ पे साइंस डेवलप हो रही है, क्योंकि रिसर्च को हमने किस तरीके से करना होता है, विद साइंटिफिक मेथड करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वायरमेंट होगा, जो कल्चर होगा वो साइंटिफिक होगा। नेक्स्ट इज साइंटिफिक थ्योरी। यस, जो भी साइंटिफिक थ्योरी आप कंडक्ट करेंगे वहां से आपको आइडिया होता है कि कौन सी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, किस तरीके का आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालॉगिस। एनालॉगिस मीन्स सिमिलैरिटी विद द अदर रिसर्चर्स। आप दूसरी रिसर्चर्स को देख के जो ऑलरेडी कंडक्ट हो गई हैं उनको देख के भी वहां से आप हाइपोथेसिस ले सकते हैं। आप कुछ सिमिलर स्टडीज उसके बारे में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पर्सनल एंड एक्सपीरियंस एज द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपने कुछ पर्सनली प्रॉब्लम को टैकल किया है, आपने अपने आसपास देखा कि जो चाइल्ड जो है वो पुअर बैकग्राउंड से आता है, उसकी जो स्टडीज है वो कम हो रही हैं, वो थोड़ा कम पढ़ता है एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट विच इज कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो आपने देखा कि जो चाइल्ड पुअर बैकग्राउंड से हैं वो कम पढ़ते हैं एज कंपेयर टू द चाइल्ड जो अच्छी बैकग्राउंड से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहा है। तो आपने ये प्रॉब्लम देखी और आप इसके ऊपर हाइपोथेसिस बना लेंगे कि डज स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड इफेक्ट द लेवल ऑफ द स्टडी। तो ये प्रॉब्लम आपने कन्फ्रंट की और उसके बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस बना लिया। या आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ द स्टडी। तो ये इस तरीके से आप प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करते हैं और वहां से आप स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रीवियस रिसर्च। यस, आपने कोई प्रीवियस रिसर्च देखी है, आपने उसको स्टडी किया और आपको लगा कुछ एरिया में वहाँ पे स्टडी नहीं हुई है, तो वहाँ से आप उस प्रॉब्लम को लेके उसके ऊपर टेंटेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एकेडमिक लिटरेचर। यस, आप कोई एकेडमिक लिटरेचर पढ़ते हैं जो ऑलरेडी लिखा गया है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ऐसी ऐसा पॉइंट रह गया है या ऐसा कोई एरिया रह गया है जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, तो आप उस पॉइंट पे रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आपको प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट होती हैं जिनके बेसिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं या उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट कम्स थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पड़ा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पड़ा है, आप उनको स्टडी करते हैं। आप न्यूटन की जो लॉज है उनको स्टडी करते हैं, तो देखो न्यूटन ने क्या देखा कि एक जो सेब है वो पेड़ से गिरता है और उसके दिमाग में अलग अलग से आइडिया आया कि ये जो सेब है वो आसमान में क्यों नहीं उड़ रहा, ये नीचे क्यों गिरा। तो उसने एक रिसर्च कंडक्ट करी और फाइनली वो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये जो भी चीजें हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो है वो नीचे को आती हैं और नीचे को उसका जो झुकाव है वो रहता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ डे टू डे प्रैक्टिस। यस,
मोस्टली क्या है कि आप अपने आसपास की जो डे टू डे प्रैक्टिस होती है वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम्स को और उसके बेसिस पे फिर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन इन द पास्ट स्टडीज। आपने कोई पुरानी स्टडी की है और उसके बेसिस पे आपको लगा कि नहीं एक और प्रॉब्लम उसके साथ डील कर रही है तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सजेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यस आपके पीयर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि आप जब उन्होंने कोई रिसर्च करी तो उन्होंने अपनी रिसर्च कंडक्ट करी लेकिन कोई ऐसा एरिया रह गया जहाँ पे वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उस एरिया में रिसर्च करें जिसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हो गया सोर्स कि किन किन सोर्सेस से हम अपनी प्रॉब्लम को ले सकते हैं और उनकी बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाउ नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब कितने टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। चलिए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च बेसिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही लेके चलती है, उसी को हम यस या एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक, क्लियर, टेस्टेबल proposition or predictable statement about the possible outcome of the scientific research study based on a particular property of a population, such as presumed difference between groups on particular variables. जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप बिठाते हैं। हम कहते हैं कि यस रिलेशनशिप है, लाइक पोल्यूशन डज इफेक्ट environment, status of a child does affect the level of study। तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप यस की फॉर्म में है, हाँ की फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द रिसर्च हाइपोथेसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग अ साइंटिफिक क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी। अगर आप एक स्टडी कर रहे हैं जो साइंटिफिक है और क्वांटिटेटिव है तो वहां पे जो हाइपोथेसिस को यस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही से हम प्लान करते हैं कि हाउ हमारी स्टडी जो है किस तरीके से चलने वाली है। Next is the research hypothesis is the central to the all research endeavor, whether qualitative or quantitative, exploratory or explanatory। रिसर्च हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही सारी की सारी रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, एक्सप्लोरेटरी हो या फिर एक्सप्लेनेटरी हो। नेक्स्ट इज at its most basic, the research hypothesis states what the researcher expect to find. It is the tentative answer to the research question। बेसिकली जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कौन सा? रिसर्च हाइपोथेसिस, वही हमारी टेंटेटिव सॉल्यूशन भी होता है, वही हमारा टेंटेटिव आंसर होता है जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है। रिसर्च क्वेश्चन कहाँ बनाते हैं हम बनाते हैं नल हाइपोथेसिस में, और सॉल्यूशन कहाँ बनाते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस में। आई होप आपको रिसर्च हाइपोथेसिस अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। कुछ हाइपोथेसिस जो होते हैं वो डायरेक्शन भी शो करते हैं। ओके, इट स्पेसिफाइज नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस बट आल्सो एक्सपेक्ट डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब ये डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्टेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशनशिप। लाइक अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि पोल्यूशन इफेक्ट नेगेटिवली टू द environment। If pollution increases, environment की जो प्योरिटी है दैट डिक्रीजेस। तो ये क्या है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इंक्रीज करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिक्रीज करता है। अगर हम कहेंगे कि पोल्यूशन डज नॉट इफेक्ट एनवायरनमेंट तो यहाँ पे नो रिलेशनशिप होगा। अगर हम कहेंगे कि पोल्यूशन के डिक्रीज करने पर हमारा एनवायरनमेंट का जो स्वच्छता है वो भी डिक्रीज कर रही है तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, नाउ comes next to express the direction of relationship between variable, the directional terms are used to state the hypothesis such as positive, negative, decreased, greater, higher, lower। इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एग्जांपल ली, participants who have deprived of sleep for 24 hours will have more cold symptoms in the following weeks after exposure to the virus
Then participants who have not been sleep deprived, जो people या participants कम सो रहे हैं, sleep deprived हैं, वो उनके बीच में कोल्ड का सिम्टम ज़्यादा आएगा अगर वो वायरस के साथ एक्सपोज्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अच्छी स्लीप ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिप्राइव ऑफ स्लीप एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। ओके, the hypothesis compares two groups and conditions and states which one will have more, less, be quicker, slower and etc. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा डिप्राइव्ड स्लीप है वो क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो सिम्टम है वो भी ज़्यादा होगा। ओके, या फिर हम कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि डिप्राइव ऑफ स्लीप के कम होने से हमारा जो सिम्टम्स है वो बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिवली जो है वो रिलेशनशिप में है और इसी तरीके से हम इनको डायरेक्शनली आप इसको स्टेट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज नॉन डायरेक्शन। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप बिठाया जा रहा है। It reflects the relationship between two or more variables, but it does not specify the anticipated direction and the nature of relationship such that positive or negative। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिंपली आप दो फैक्टर्स लेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे और उनके बीच का स्टडी जो है वो करेंगे, रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे। There will be a difference between the number of cold symptoms experienced in the following week after exposure to the virus for those participants who have sleep deprived for 24 hours compared with those who have not sleep deprived for the 24 hours। तो यहाँ पे सिंपली हम लेंगे कि जो स्लीप डिप्राइव्ड हैं क्या उनमें सिम्टम ज़्यादा हैं या कम है। सिर्फ एक रिलेशनशिप देखा जाएगा, कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली या नो रिलेशन पे नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन क्या आ रहा है। नेक्स्ट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि नल हाइपोथेसिस में हम नो का केस लेके चलते हैं। नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट alternative or experimental hypothesis is the not the case. If your experimental hypothesis was directional, you would say participants who have deprived of sleep for 24 hours will not have more cold symptoms in the following week after exposure to the virus than participants who have not been sleep deprived, and any difference that does not arise will be due to the chance alone। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई पर्सन जो है पार्टिसिपेंट है स्लीप डिप्राइव्ड है चाहे नहीं है, उसमें जो कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा या कम नहीं होते हैं। ओके, तो हम कहते हैं कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी करता है तो उसका कोई भी इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नहीं आएगा। तो लर्नर्स आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने कर लिए हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया है व्हाट इज हाइपोथेसिस, उसके क्या सोर्सेस हैं, एंड देन हमने पढ़ा है कि कितने टाइप के हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वाज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारी रिसर्च सारी की सारी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल, जहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिंपल रिलेशनशिप चेक किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। एंड लास्ट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस तो हम यही कह देते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, दोनों में कोई वेरिएशन ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू यू विल फाइंड अ वे, इफ़ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर तो आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप एक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और अपने रास्ते पे चल पड़ेंगे, लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते तो आपके पास बहुत एक्सक्यूजेस हैं। ओके, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मैं पीवाईक्यूज भी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।